नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्यपाल के अभिभाषण से हुई उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। सदन में कल पेश होगा बजट। 90,000 करोड़ का अनुमानित बजट लाने की संभावना। सत्र से पहले हुई कार्य मंत्रणा की बैठक पर गरमाई सियासत। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर लगाया गुपचुप तरीके से बैठक करने का आरोप। कहा विपक्ष के विधायकों को नहीं आया बुलावा। गैरसैंण में बजट सत्र न होने पर हरदा ने जताई नाराजगी। विरोध में देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास पर बैठे हरीश रावत। सरकार पर गैरसैंण की अनदेखी का आरोप। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक गुलदार का आतंक। पौड़ी टिहरी के बाद अब दून में आदमखोर गुलदार ने बच्चे को बनाया निवाला। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देहरादून में विधानसभा का बजट सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो चुका है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के साल 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का रोड मैप दिखाया गया। क्या कुछ बड़ी बातें अभिभाषण की रही, देखिए इस रिपोर्ट में। 26 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। ये सत्र 5 दिनों तक चलने वाला है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ हुई। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ और सशक्त राज्य बनाने का रोड मैप दिखा। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में विकसित उत्तराखंड परिकल्पना नहीं विश्वास है। प्रदेश की तरक्की में अहम योगदान देने वालों का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि साल 2023 से 24 में कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। अब आपको बताते हैं राज्यपाल के अभिभाषण की मुख्य बातें। राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाली समान नागरिक संहिता को पास करके देश का पहला राज्य बना दिया है। अब सभी धर्म समुदायों की महिलाओं को समान अधिकार दिए गए। थाना स्तर पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए महिला डेस्क स्थापित है। पुलिस ने महिलाओं को कानूनी मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। जेल विकास बोर्ड का गठन किया गया। G20 की 3 बैठक से राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन किया गया। ईज ऑफ डूइंग के साथ ही पीस ऑफ डूइंग का माहौल है। UIIDB का गठन किया गया। आगामी 5 वर्ष में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड पर काम हो रहा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 48 पुराने मंदिरों को चिन्हित किया गया। पहले चरण में 16 मंदिरों के पुनरुद्धार का काम होगा। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। टिहरी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपनो स्कूल अपनो प्रमाण शुरू किया गया, जिसमें जरूरी प्रमाण पत्र स्कूल में ही बन रहे हैं। विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बन गया है। राज्यपाल के अभिभाषण की जहां सत्ता पक्ष ने तारीफ की, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे रटी रटाई स्क्रिप्ट करार दिया। राज्यपाल जी ने जिस प्रकार से आज सरकार की उपलब्धियों को लेकर अपना अभिभाषण दिया, मैं सरकार की ओर से उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। और निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल जी का जो मैंने देखा है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए उनका भाव रहता है और जो उनके अभिभाषण में भी परिलक्षित हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरे सरकार की ओर से मैं उनका बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। अब राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का तो दस्तावेज है, वो सरकार की जो सरकार ने प्रस्तुत किया उसको माननीय राज्यपाल ने उसको प्रस्तुत किया है। लेकिन कोई ऐसा कोई देखने को नहीं मिला। पुरानी बोतल है, वो पुरानी बोतल नई शराब क्या किस्सा उस तरह का है। वो पिछली बार भी इस तरह का महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण देखने को मिला था, इस बार भी ये देख रहे हैं। बता दें कि इस बार बजट सत्र 5 दिनों तक चलने वाला है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तराखंड में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब गुपचुप तरीके से कार्य मंत्रणा की बैठक की गई हो। बजट सत्र से पहले कल देर रात कार्य मंत्रणा की बैठक तो हुई, लेकिन उसमें विपक्ष के विधायक शामिल नहीं हुए। ऐसे में अब इस मुद्दे पर सियासत गरमाती दिख रही है। कार्य मंत्रणा की बैठक पर गरमाई सियासत। गुपचुप तरीके से हुई कार्य मंत्रणा की बैठक, विपक्ष के विधायक नहीं हुए बैठक में शामिल। विपक्ष ने सत्ता पक्ष की मंशा पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब विपक्ष के विधायकों के द्वारा ना तो कार्य मंत्रणा की बैठक में उपस्थिति दर्ज कराई गई और न ही सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और बजट सत्र का एजेंडा भी तय हो गया है। बजट सत्र के पहले दिन जहां राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो वहीं मंगलवार को सरकार बजट पेश करेगी, लेकिन सदन में जहां विपक्ष सरकार को घेरने की बात कर रहा है तो वहीं कार्य मंत्रणा की बैठक के लिए आमंत्रण न मिलने से विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि इसी महीने विधानसभा सत्र का जब आयोजन हुआ तब कार्य मंत्रणा की बैठक में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम सरकार द्वारा किया गया, लेकिन कल जिस तरह से गुपचुप तरीके से कार्य मंत्रणा की बैठक हुई उससे साफ है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को उन्होंने खुद बैठक में आने के लिए फोन किया था, लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हुए। और जब ये सत्र बजट सत्र प्रारंभ हुआ है तो इस संदर्भ में तो हमसे कोई बातचीत की, न हमसे कोई संवाद किया, न माननीय प्रीतम सिंह से कोई बात की। तो मालूम हुआ है कि कल सायंकाल जब विधानमंडल की बैठक हो रही थी तो संसदीय कार्य मंत्री जी का फोन निश्चित रूप से आया था। हमने बात की उनसे और हमने कहा कि हमारे विधानमंडल की बैठक है, उसके बाद बात कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद फिर कोई संवाद नहीं हुआ, न कहीं से फोन आया, न कोई बैठक के संदर्भ में हमें आमंत्रण दिया गया। और आज देखा है कि एजेंडा तय हो चुका है। जानते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के लिए सभी को आमंत्रण दिया गया था और उस कार्य मंत्रणा समिति में जिस समय ये बैठक आहूत की गई उससे पहले मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से, माननीय प्रीतम सिंह जी से मैंने खुद ने आग्रह किया था टेलीफोन करके, और उसके बावजूद अब वो नहीं आए। ये कारण तो मैं नहीं कह सकता क्यों नहीं आए, लेकिन निश्चित रूप से कार्य मंत्रणा समिति के लिए जैसा मुझे जानकारी है कि विधानसभा सचिवालय से भी सचिव विधानसभा जी के द्वारा अनेकों बार उनसे संपर्क स्थापित किया गया कि वो समय अपनी सुविधानुसार बताएं ताकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो सके। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का कहना है कि विपक्ष के विधायकों को कार्य मंत्रणा की बैठक और सर्वदलीय बैठक में आना चाहिए था। विपक्ष के विधायक बैठक में नहीं आए, ये बेहद दुखद है। आना चाहिए। देखिए, जिम्मेवारी है हर विधायक की, जो जिम्मेवारी दी जाती है, चाहे मैं स्पीकर हूँ, चाहे मैं कार्य मंत्रणा का सदस्य हूँ, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मुझे पहुँचना चाहिए। और नहीं पहुँचे हैं, सर्वदलीय बैठक में भी नहीं पहुँचे हैं और ना ही कार्य मंत्रणा में पहुँचे, दुखद है। उत्तराखंड विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच कार्य मंत्रणा की बैठक में विपक्षी विधायकों की अनदेखी का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका किस तरह की नजर आती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। एक तरफ देहरादून विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं देहरादून के गांधी पार्क में पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंण में सत्र न कराने को लेकर मौन उपवास रखा। इसके बाद हरदा ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को गैरसैंण में ठंड लग रही है और उसका बहाना बना रही है। सरकार ने सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो कर दी, लेकिन वहां पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। भाजपा सरकार द्वारा जो निरंतर गैरसैंण की उपेक्षा की जा रही है, आपराधिक उपेक्षा है, निंदनीय उपेक्षा है, उस उपेक्षा के विरोध में है। और सरकार द्वारा कहा गया कि गैरसैंण में ठंड लग जाएगी, इसलिए सत्र गैरसैंण में नहीं होगा, देहरादून में होगा। तो हमने ये विधानसभा का भी अपमान है और
राज्य जिस अवधारणा के साथ बना, हिमालयी राज्य की अवधारणा के साथ बना, जैसे हिमाचल है, मेघालय है, दूसरे राज्य हैं, तो उसी तर्ज पर उत्तराखंड का राज्य भी बना। तो यहाँ यदि सरकार ये कहे कि ठंड लग जाएगी, वहाँ विधानसभा सत्र नहीं होगा, ठंड लग जाएगी वहाँ जिला पंचायत नहीं चलेगी, ठंड लग जाएगी वहाँ सरकारी अधिकारी नहीं रहेंगे, तो इससे ये हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान है। राज्य में बीजेपी सरकार स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनने का दावा कर रही है, लेकिन इस दावे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, इन आंकड़ों में जरा भी सच्चाई नहीं है। अगर राज्य की महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी होती तो उत्तराखंड की कोई भी महिला धरना प्रदर्शन नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। यदि बना दिया गया होता तो आप अभी भी जाकर देखिए, तमाम महिला समूह सड़कों पर उतरे हुए हैं। यदि उत्तराखंड की महिलाएं सशक्त होती तो फिर इस तरह से बेजार स्थिति आपको स्वास्थ्य सेवाओं की और शिक्षा सेवाओं की नहीं दिखाई पड़ रही होती। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झूठ, आडंबर और प्रपंच है और कोई उसके पास काम नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करने के अलावा। यहाँ प्रति व्यक्ति आय जितनी हम छोड़कर गए थे अपनी सरकार के समय पर, उससे 1 इंच आगे तो धामी सरकार या भाजपा की सरकारें बढ़ा नहीं पा रही हैं। लोहाघाट में बीजेपी ने लोकसभा लाभार्थी संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया। मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी ने बताया कि बूथ स्तर तक जो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं, उन तक प्रत्येक कार्यकर्ता संपर्क कर योजनाओं पर फीडबैक लेंगे, साथ ही अन्य योजनाओं की विस्तार से जानकारी भी देंगे। लोकसभा स्तर पर जो लोहाघाट नगर मंडल की लाभार्थी जो सम्मेलन हुआ है, आज निश्चित रूप से जो बूथ स्तर तक हमारे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लाभार्थियों जो लाभ दिया गया है सरकार की विभिन्न योजनाओं का, उन योजनाओं की जानकारी और किस तरह का उन योजनाओं का अनुभव रहा है लाभार्थियों का, उसके बारे में गांव-गांव तक यह लाभार्थियों तक हमारे कार्यकर्ताओं को पहुंचना है। इसी निमित्त आज लोहाघाट नगर मंडल के अंतर्गत आज एनेक्सी भवन लोहाघाट में हमारे बूथ स्तर से लेकर मंडल के पदाधिकारियों कि आज इस सम्मेलन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन गुलदार लोगों को अपना निवाला बना रहा है। न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि राजधानी दून में भी गुलदार की दहशत से लोग सहमे हुए हैं। ऐसे में ये स्थिति शासन प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि में गुलदार का आतंक। दून में गुलदार ने बच्चे को बनाया निवाला। गुलदार की दहशत से सहमे दूनवासी। जंगलों में ही नहीं, रिहायशी इलाकों में भी गुलदार की चहलकदमी। देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त गुलदार ने आतंक मचा रखा है। पहाड़ी इलाके ही नहीं बल्कि दून शहर में भी गली गली गुलदार सैर कर रहा है। लोगों के घरों तक पहुंचकर उन्हें निवाला बना रहा है। ताजा मामला देहरादून के मालसी रेंज से सामने आया है, जहां गलजवाड़ी में वन क्षेत्र के भीतर रह रहे गुर्जर परिवार के एक बच्चे को गुलदार उठा ले गया। खबर सामने आने के बाद वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। काफी खोजबीन के बाद 9 साल की उम्र के इस बच्चे की डेड बॉडी जंगल से बरामद हुई। ये पहला मामला नहीं जब गुलदार ने रिहायशी इलाके में जाकर इस तरह से हमला किया हो। पिछले दिनों भी ऐसे ही एक बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। इस घटना के बाद से ही वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही थी, लेकिन गुलदार का पता नहीं चल पा रहा था। अब एक और घटना होने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं कुछ समय पहले दून के रिहायशी इलाकों में गुलदार सैर सपाटा करता देखा जा चुका है। कई लोगों पर हमला कर चुका है। ऐसे में ये स्थिति जहां लोगों में डर पैदा कर रही है, तो वहीं शासन प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। बीते सालों में गुलदार के बढ़ते आंकड़ों पर यदि गौर करें तो वाकई में स्थिति चिंताजनक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में बीते 20 साल में 500 लोगों को गुलदार ने निवाला बनाया। पिछले 3 साल में 78 लोगों को गुलदार ने मार डाला। साल 2020 में गुलदार ने 30 लोगों को निवाला बनाया। साल 2021 में 28 लोगों को निवाला बनाया। 2022 में 20 लोगों को गुलदार ने मार डाला। साल 2020 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। देश भर में 4 साल के भीतर 60% गुलदार बढ़े हैं। साल 2014 से 15 में 8000 गुलदार थे।
ये बढ़कर 2018 से 19 में 12,852 हो गए। उत्तराखंड में 650 से बढ़कर 840 गुलदार हो गए थे। उत्तराखंड गुलदारों की संख्या के लिहाज से देश का 5वां बड़ा राज्य है। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि उत्तराखंड में गुलदार की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ गुलदार का लोगों पर हमला करना भी बढ़ता जा रहा है, जो जिम्मेदार लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण और चिंता का विषय बना हुआ है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती दिखाते हुए विभागीय अधिकारियों को तलब किया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने वन विभाग के संबंधित अधिकारियों को तलब करते हुए देहरादून में हुई घटना की रिपोर्ट ली। इस दौरान उन्होंने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों के विदेश दौरों पर भी रोक के आदेश दिए हैं। हल्द्वानी के ऊंचापुल क्षेत्र में 3 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। जिला आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग द्वारा लगाए गए इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में यहां पर आपको बता दें कि नेचुरोपैथी और न्यूरोपैथी, पंचकर्म, आयुर्वेदिक, यूनानी के चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क लोगों का इलाज कराया जा रहा है। जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी महेंद्र सिंह गुंजियाल ने बताया कि शासन के निर्देश पर 13 जिलों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जिनमें निःशुल्क उपचार कर दवाइयां भी बांटी जा रही है। ये चिकित्सा शिविर जो है हमने रामला मैदान ऊंचापुल में लगाया है। इसमें कल 400 मरीज आए थे। इसमें ज़्यादातर मरीज जो हैं वात व्याधि के हैं, उदर रोग के हैं और संधिवात के हैं और अम्लपित्त के हैं, त्वचा रोग के हैं और जॉइंट रोग के जितने भी हैं, जोड़ों के बहुत सारे मरीज यहाँ आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इनका अग्निकर्म कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूरोथेरेपी चिकित्सा चल रही है इनकी और यहाँ पे हम लोग जो है पंचकर्म की चिकित्सा इनको दी गई है। यहाँ पे टिहरी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनता मिलन कार्यक्रम के तहत जनता की समस्याएं सुनी और इस मौके पर 15 शिकायतें दर्ज की गई, जिसको लेकर मयूर दीक्षित ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द शिकायतों का निस्तारण किया जाए। साथ ही डीएम दीक्षित ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दूर दराज रहने वाले शिकायतकर्ताओं की भी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। करीबन 15 शिकायतें आई हैं और पूर्व में भी जो शिकायतें तहसील दिवस में या फिर जनसुनवाई में आई थी उनका भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में भी जो शिकायतें उनके पर रिव्यू किया गया और अधिक से अधिक शिकायतकर्ताओं से वार्ता की जाए और उनकी शिकायतों को समझकर उसका निस्तारण किया जाए, इस बारे में डायरेक्शंस दिए गए। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ ही 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। आज आपकी 26 तारीख फरवरी की है। विंटर सीजन के हम करीब करीब समाप्ति की तरफ हैं, 2 से 3 दिन और बचे हैं। तो आज और कल जो हल्की बारिश की या बर्फबारी की एक्टिविटी जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो वहाँ हल्की से बहुत हल्की जो एक्टिविटी आज आप देखने को मिलेगी कुछ जगहों तक में। और जब आप कल जाएंगे 27 तारीख को, तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगहों तक हल्की मध्यम तक की एक्टिविटी मिल जाएगी बारिश की और बर्फबारी की। लेकिन जो और हिल वाला जो एरिया हमारा है उत्तराखंड का, तो उसमें भी जो है छुटपुट लाइट एक्टिविटी जो है रेन स्नो की वहाँ पर भी दिखेगी। अल्मोड़ा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का उच्चीकरण समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे और साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई। हमारी मांगे हैं मानदेय वृद्धि हो, हम लोगों को सरकार मतलब 600 के हिसाब से तो दे कि 18,000 रुपए करें। और जो हमारी मिनी कार्यकर्तियों का जो शासनादेश बोल रहे हैं कि निकल गए हैं, उनका उच्चीकरण हो गया है, वो उच्चीकरण का अभी तक नहीं दिया है। वो शासनादेश जल्दी लागू हो और सीनियरिटी के हिसाब से हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। सितारगंज के सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर पर किसानी झंडे लगाकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन की वजह से NH 74 3 घंटे तक जाम की वजह से बंद रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात रहा। किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा 3 साल पहले किसानों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उन मांगों पर आज तक कोई काम नहीं किया गया।
एसकेएम की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कॉल दी गई थी, जो पंजाब के किसानों का सदस्यता किया गया है, उसके विरोध में सभी किसानों में ऑल इंडिया में ही विरोध प्रदर्शन है। हरिद्वार से लेके ग्रेटर नोएडा तक, गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है। राष्ट्रीय चैनल आज दिखाना शुरू करा है, मीडिया ने भी आज दिखाना शुरू करा है। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली का आलम यह है कि मरीजों को प्लास्टर काटने तक के लिए रेफर किया जा रहा है। यहां तक कि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कोई सुविधा नहीं है। असुविधाओं के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सर, इतना बड़ा क्षेत्र है हमारे यहाँ, तो नेपाल बॉर्डरों से लोग आते हैं। सर, ऐसी परेशानी होगी तो कहाँ जाएंगे बताइए। हमें तो सारी सुविधाएं चाहिए, बल्कि डॉक्टर हर उसके मरीज के डॉक्टर को चाहिए ना। हमें यहाँ पर हड्डी के भी ऐसे, अब देखिए इतनी लापरवाही होती है, हर चीज के लिए बहुत परेशानी है। हमें कुछ भी सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ गाँव से लोग भेजते हैं तो हम लोग कोई भी सुविधा प्राप्त हमारे गाँव वालों को नहीं होती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्यपाल के अभिभाषण से हुई उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। सदन में कल पेश होगा बजट। 90,000 करोड़ का अनुमानित बजट लाने की संभावना। सत्र से पहले हुई कार्य मंत्रणा की बैठक पर गरमाई सियासत। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर लगाया गुपचुप तरीके से बैठक करने का आरोप। कहा विपक्ष के विधायकों को नहीं आया बुलावा। गैरसैंण में बजट सत्र न होने पर हरदा ने जताई नाराजगी। विरोध में देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास पर बैठे हरीश रावत। सरकार पर गैरसैंण की अनदेखी का आरोप। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक गुलदार का आतंक। पौड़ी टिहरी के बाद अब दून में आदमखोर गुलदार ने बच्चे को बनाया निवाला।